साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, जो बात मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ये कंसर्न है विद द ट्रेडमार्क इश्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी जो है वो अराइज होती है और उसको आप इजीली फेस नहीं कर पाते हो। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कभी नहीं चाहती कि आप लोग जो है बिजनेस करो या एंटरप्रेन्योर बनो या कोई नया यंग लड़का आगे आकर जो है बिजनेस करे या कोई ब्रांड बने। अगर ऐसा ये अलाउ कर देंगे तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट द कंपटीशन, और जब जब कंपटीशन होगा तो ग्राहक के पास जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बार्गेनिंग करने की। ये चाहते हैं क्या है कि जो अगला बंदा क्रिएट हो रहा है उसको जड़ से ख़त्म कर दो। अगर कंपटीशन लॉ के मार्फत हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो ट्रेडमार्क लॉ तो हमारे पास में है ही। हम ये शो कर देंगे भाई इसने ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, हमारे जो बेसिक राइट है उसमें इंटरफेयर किया है, और चूंकि हम ब्रांड है तो कोर्ट हमारी बात सुनेगी और हमको ईजिली जो है वो स्टे मिल जाएगा। तो इनकी यही गलतफहमी जो है हमको निकालनी है, इनसे लड़ना पड़ेगा और कानूनी बिंदु की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये लोग जो है किसी भी रूप में आपको व्यापार भी नहीं करने देंगे, और आज अब रुक गए तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ वापस से इन कॉर्पोरेट्स की जो है वो गुलाम बन जाएगी। वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने राइट्स को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें। अगर हम व्यापार करना चाहते हैं तो हम व्यापार करें, जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार भी है। और अगर हमें ये रोकते हैं या हमारे रास्ते में ये विघ्न पहुंचाते हैं तो लीगली इनसे लड़ना कैसे है, उसके रास्ते क्या हैं, इसको भी जो है हमें समझना होगा। और अगर ऑलरेडी हम लड़ रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको सहायता प्रदान करने वाली है। साथियों, कोई भी जब बात डिस्कस होती है तो बात अगर सामान्य वे में की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। केस स्टडी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है लीगल रिसर्च में। तो साथियों, आज का टॉपिक जो है ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, मामला क्या है उसको पूरा समझना होगा, क्या क्या कॉन्टेंशन रेज हुए उसको समझने होंगे, और कोर्ट के निष्कर्ष क्या रहे उसको समझने होंगे। टॉपिक इतना कन्फ्यूजिंग है, कम से कम मैंने रूलिंग को पढ़ा 50 से 60 बार, तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि मामला क्या है। तो ज़रा सोच लो, आप तो एक लेमैन हो, लॉमैन भी नहीं हो, तो आपका क्या हश्र होगा और किस लेवल पर आपका शोषण होगा अगर आप ऐसे ही समस्या में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो मैं साइटेशन बताता हूँ वो काफ़ी ईजी वे में है, आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि समस्या आने पर आप समस्याओं को ईजिली जो है वो काउंटर कर सको और ईजिली जो है उनसे निकल सको। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। नोट कर लिया आपने। सिविल अपीलांट जुरिडिक्शन के तहत जो है जजमेंट पारित किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सिविल राइट्स का वायलेशन ये अर्ज किया है अपीलांट ने। अपीलांट कौन है? सतनाम ओवरसीज़। और इसके लिए उसने SLP जो है फाइल करा है, और SLP नंबर है 15496/2007। क्लियर हो गया? और जब ये एडमिट हुआ SLP, जिसके लिए लीव ग्रांट हुई, तो ये कन्वर्ट हुआ सिविल अपील के अंदर। और जो अपोजिट पार्टी है वो है संत राम एंड कॉरपोरेशन या कंपनी एंड अनदर, जिसका भी बनाया क्या है कि यहाँ पर एक से अधिक रेस्पोंडेंट है। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही इस मामले में अपीलांट जो है उसने एक अर्जी जो है प्रेफर करी बिफोर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। इसका कहना है कि रेक्टिफिकेशन कीजिए एंट्री को इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जो कि कंसर्न विद क्लास नंबर 30, जो कि रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, जिसका एक प्राइम ग्राउंड है नॉन यूज फॉर अ पीरियड इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर। ये एप्लीकेशन जो है अलाउ हो गई। और जो ये एंट्री थी इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसका नंबर है 274006, जो कि बिलोंग करता है क्लास नंबर 30 को, जो कि रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, इसको जो है मॉडिफाइड कर दिया गया एंड इसको अमेंड करते हुए स्पेसिफिकेशन दे दिया गया गुड्स का और उनके डिस्ट्रिक्ट का। और अब जो ये एंट्री थी उसको इस प्रकार जो है रीड किया गया: राइस फॉर सेल इन द सिटीज़ ऑफ फैज़ाबाद, मऊनाथ, भंजन, जौनपुर, शाहगंज एंड आगरा। और ये सब जिले हैं स्टेट ऑफ यूपी के अंदर। जब ये बात मालूम पड़ी रेस्पोंडेंट बंगों की, हमारे साथ तो अनर्थ हो गया। तो इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन फाइल करी फॉर रिव्यू कि आपका जो ये इम्प्यून ऑर्डर है इसको सेट असाइड किया जाए। और ये एप्लीकेशन जो है पार्टली अलाउ हुई और एक जजमेंट जो है पारित हुआ 15/2/93 को बाय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और इसने सहारनपुर जो है इस लिस्ट में जो है ऐड कर दिया। और यहाँ ये बात समझाना आपको आवश्यक है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में ही रेस्पोंडेंट नंबर 1 को जो है अलाउ किया कि कोहिनूर ब्रांड का इस उपयोग करते हुए वो राइस में जो है वो डील विद कर सकता है। और एक बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं, और कोर्ट ने भी इस बात को अपने फैसले में लिखा भी है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 वॉज अलाउड टू यूज़ ट्रेडमार्क कोहिनूर
टू डील विद राइस इन 6 सिटीज़, जो मैंने मेंशन करी है, और वो भी स्टेट ऑफ यूपी की हद तक ये कन्फाइंड है। अब यहाँ जो कंसर्न रेस्पोंडेंट था इस बात से वो एग्रीड हुआ, ये अल्टीमेटली चला गया हाई कोर्ट अगेंस्ट द रेक्टिफिकेशन एंड रिव्यू ऑर्डर, और यहाँ पर दोनों ऑर्डर चैलेंज हुए। पहला तो है मूल ऑर्डर जो कि है रेक्टिफिकेशन का, दूसरा है रिव्यू ऑर्डर। और हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी आप ऑर्डर से एग्रीड हो तो दोनों ऑर्डर आपको चैलेंज करने हैं हाई कोर्ट जाके। और ये पास हुए थे बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, जिससे इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया रिगार्डिंग यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। और आपको अगर यूज़ करना है तो आप केवल इन 6 सिटीज़ में यूज़ करोगे, बाकी आप कहीं भी यूज़ नहीं करोगे। और रेस्पोंड नंबर 1 है, उसने एक CMM जिसका नंबर था 313 ऑफ 1996, ये भी जो है फाइल करी अगेंस्ट ग्रांट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ राइस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इन फेवर ऑफ अपीलांट। तो यहाँ पर दोहरी मार पड़ी इसको कि सबसे पहली बात इसका ट्रेड जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और दूसरी बात जो कंसर्न अपीलांट है इसको एक ट्रेडमार्क जो है दिया गया और इसको अलाउ कर दिया गया टू डील विद ऑल काइंड ऑफ राइस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। और इसके अलावा इसने एक और CMM जो है प्रेफर किया जिसका नंबर था 327 ऑफ 993 अगेंस्ट ग्रांट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन फेवर ऑफ अपीलांट थ्रू आउट द इंडिया। और सारी अर्जियों को जो है कलंबित कर दिया गया, और जो सिंगल जज था हाईकोर्ट का इसने 11/9/2003 को जो है ऑर्डर पारित किया, जिसके तहत जो CMM था 303 ऑफ 1993 इसको जो है अलाउ किया गया, और इसको अलाउड किया गया टू यूज़ द ट्रेडमार्क गिवन टू हिम फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी। तो ये पहला जो पार्ट था ये इसके पक्ष में तय हो गया, क्योंकि ये गया था अगेंस्ट द एलिज्ड रेक्टिफिकेशन, और इस रेक्टिफिकेशन को स्वीकार करते हुए इसको ऑल ओवर यूपी में राइस को डील विद करने के लिए अंडर द ब्रांड नेम कोहिनूर जो है अलाउ किया गया। और जो कंसर्न CMM था 313 ऑफ 1996 इसको पार्टी अलाउ किया गया, और 327 और CMM नंबर 327 ऑब्लिक 1993 को डिसमिस जो है कर दिया गया। तो 3 ऑर्डर यहाँ पारित हुए, फर्स्ट तो अलाउड, सेकंड पार्टली अलाउड, और थर्ड वाला जो है वो डिसमिस हो गया। उसके बाद जो कंसर्न अपीलेंट था उसने प्रेफर करा एप्रूव पिटिशन बिफोर द डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज, जो कि पास हुआ इन CMM नंबर 313 ऑब्लिक 1996। और इसके अलावा जो ऑर्डर पास हुआ था इन CMM नंबर 303 ऑब्लिक 1993, अपीलेंट है उसका कहना यह है कि जो डिविजनल बेंच का ऑर्डर है जो कि 10/11/2003 का है, जिसके तहत जो इम्प्यून ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया गया, और उसको जो है डेलिबरेटली वायलेट करा कंसर्न रेस्पोंडेंट ने, जिसका इसने कंटेंट पिटिशन में जो है फाइल करी, जिसका नंबर है 928/2006। और डिविजनल बेंच जो थी हाई कोर्ट की उसने कॉमन ऑर्डर जो है पास कर दिया 15/5/2007 को, और सारी की सारी फाइंडिंग्स को जो है वो अपहेल्ड कर दिया, जो कि पारित हुई थी बाय द सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। चूँकि अपीलेंट जो है अब हार चुका था, और जिस कारण अपीलेंट ने जो है प्रेफर करा स्पेशल पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 3 ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, और जिसके अगेंस्ट 3 जो है SLP जो है वो प्रेफर की गई। अपीलेंट का ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो है एरर कमिट करी है इन परमिटिंग द सेकंड रेस्पोंडेंट टू यूज़ ट्रेडमार्क कोहिनूर इन द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी, स्पेशली इन द वेक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन फेवर ऑफ अपीलेंट अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 विद सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। क्लियर हो गया। इनका ये भी कहना है कि हाईकोर्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं था इन अप्लाइंग द जियोग्राफिकल लिमिटेशन देयर बाय परमिटिंग द सेकंड रेस्पोंडेंट टू यूज द ट्रेडमार्क इन द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी, while the assistant register of trademark permitted the use of trademark only 6 cities, which was later extended to another district and by entertaining the review petition। तो कुल मिला के यहाँ पर हम एक बात को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो इनिशियल रेस्ट्रिक्शन था उसको रिव्यू करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट को या एक सिटी को और जोड़ दिया गया। तो कहने की बात है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर है ये टोटली रीजन है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी इंटरफेयर करने की। एंड फर्दर इट वाज पॉइंटेड आउट दैट कि फर्दर ये पॉइंट आउट किया गया कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 ऑफ ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज जो है परमिजेबल है। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो है राइटली अलाउड किया अपीलेंट को टू यूज कॉन्करेंटली द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कोहिनूर इन द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी फॉर द सेल एक्सेप्ट द 6 सिटी मेंशन्ड अबव। तो कुल मिला के कॉन्ट्रोवर्सीज को जो है हम इजी कर पा रहे हैं और कंसेप्चुअली अब हम जो है क्लियर हो पा रहे हैं। क्लियर हो गया, चलें आगे। चलिए, जो रेस्पोंडेंट के बिहाफ पर काउंसिल अपीयर हुए उनका कहना ये था कि जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट का जो व्यू है इन होल्डिंग दैट की जो सेकंड रेस्पोंडेंट है ये इंटाइटल्ड है टू द बेनिफिट ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और एम्पल एविडेंस पे रिकॉर्ड है कि सेकंड रेस्पोंडेंट जो है ये बोनाफाइड और ऑनेस्ट जो है यूज़र है, और इसने ऑनेस्टली जो है कोहिनूर वर्ड को जो है अडॉप्ट किया है एज ट्रेडमार्क।
हाई कोर्ट जो है जस्टिफाइड है कि इनवॉइसेज जो प्रोड्यूस हुई एविडेंस के रूप में बाय द रेस्पोंडेंट शोइंग द सेल ऑफ राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स इन वेरियस सिटी ऑफ द यूपी एंड दे इन टर्न कि वो अपने साइट पर जो है मेक कर रहे हैं डिलीवरी टू रिटेलर्स इन द स्मॉलर टाउन, और ये इंडिकेट करता है कि जो भी काम है वो बोनाफाइड है और लीगल है। उनका ये भी कहना है कि जो ग्राफिकल लिमिटेशन है जो इंकॉर्पोरेट की गई थी बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कॉन्सिडरेशन ऑफ द फैक्ट एंड ट्रेड प्रैक्टिस, और जो इम्प्योर ऑर्डर है जो पास किया गया है बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, उसमें सारे फैक्ट्स को जो है नोटिस किया गया, और ये भी नोटिस किया गया कि रेस्पोंडेंट जो है ये कोहिनूर ब्रांड को या उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है 1961 से, और इसका रजिस्ट्रेशन इसके पास में है 1971 से, और इनका कहना है कि जो अपीलांट है ये रजिस्टर्ड हुआ है सब्सिक्वेंटली मीन्स इन द ईयर ऑफ 1981। तो यहाँ पर मैं तीन बातें क्लियर हो गई है कि रेस्पोंडेंट जो है वो प्रायर यूज़र है और अपीलांट जो है वो प्रायर यूज़र नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। एंड वी नोटिस द अपीलांट हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ ब्रांड कोहिनूर इन द जुलाई 1985। एप्लीकेशन को जो है अलाउड कर दिया गया और उसके बाद उसको पब्लिश भी कर दिया गया। अनदर एप्लीकेशन जो है फाइल्ड करी बाय द अपीलांट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कोहिनूर इन रेस्पेक्ट ऑफ राइस फॉर एक्सपोर्ट, जो कि इंक्लूड था क्लास नंबर 30 के अंदर, और ये एप्लीकेशन प्रेफर हुई है 3 जुलाई 85 को। और इसको स्वीकार करते हुए और जिस कॉन्सिक्वेंस में जो ट्रेडमार्क है ये पब्लिश हुआ है ट्रेडमार्क जर्नल में 11 अक्टूबर 1989 को। और जो अपीलांट था he has filed for the rectification application for the deregistration of the trademark Kohinoor in favor of respondent in respect of rise in class number 30 on plea that कि respondent जो है had got the trademark Kohinoor registration without bona fide intention to use it and there was no bona fide use of trademark by the respondent for a period of 5 years and 1 month प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन, कि इसने अर्जी जो है फाइल कर दी कि चूँकि ये लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इस वाली ब्रांड को, लगभग 5 साल से ज़्यादा को टाइम हो चुका है, जिस कारण इस अर्जी को स्वीकार करते हुए हमको जो है इस ट्रेडमार्क को जो है यूज़ करने की परमिशन दी जाए, और इनका जो नॉन यूज़ है जिसके बेसिस पर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन को जो है अलाउ किया जाए। ये बेसिक दाव पेश थे। अब कोर्ट ने कहा कि इन दैट रिगार्ड वी हैव टू कंसीडर सेक्शन 46 ऑल्सो। अब सेक्शन 46 क्या बोलता है? वही सेक्शन 12 तो अपन ने पढ़ लिया कि वो बात करता है बोनाफाइड यूज़ की, पर सेक्शन 46 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे बी टेकन ऑफ the register in the respect of any good in respect of which it is registered on application made in the prescribed manner to the high court or to the register by any person aggrieved on the ground that कि ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड तो है बट ये विदाउट एनी बोनाफाइड इंटेंशन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड नॉट बी यूज फॉर एनी इलीगल पर्पस रादर देन इट शुड बी यूज इन रिलेशन टू द गुड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन केस टू विच प्रोविजन टू सेक्शन 45 अप्लाई by the company concerned and that there has in fact been no bona fide use of trademark in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being up to the date 1 month before the date of application। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि bona fide यूज़ नहीं है और bona fide इंटेंशन नहीं है रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क जिसको यूज़ में लाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस संबंध में एप्लीकेशन जो है फाइल होगी, बट उसके लिए शर्त क्या है? अप टू द date 1 month before the date of application a continuous period of 5 years or longer has lapsed during which trademark was registered and during which there was no bona fide use thereof in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being। और लगभग 5 साल की अवधि के लिए इस ट्रेडमार्क का जो है कोई bona fide यूज़ हुआ ही नहीं है। तो उस सिनेरियो में अर्जी जो है फाइल की जाएगी और उस अर्जी के फाइल करने के 1 माह के भीतर भी किसी भी रूप में उस ट्रेडमार्क का जो है यूज़ नहीं किया गया। ये एक बेसिक इंटेंशन है। Provided that except where the applicant has been permitted under section 12 of section 3 to register an identical or nearby resembling trademark in respect of goods in question or whereby tribunal is of opinion that he might properly be permitted so to register such trademark, the tribunal may refuse an application under clause A or clause B in relation to any goods if it is shown that there has been before the relevant date or during the relevant period as the case may be bona fide use of trademark। और अगर ऐसा ट्रेडमार्क का bona fide यूज़ दिखता है और उस 1 माह की अवधि में या उस 5 साल की अवधि में, दोनों बातें हैं कि रिलेवेंट पीरियड और रिलेवेंट डेट, तो उस सिनेरियो में इस अर्जी को जो है वो खारिज भी किया जा सकता है। वेयर इन रिलेशन टू एनी गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड द सर्कमस्टेंसेस जो रेफर हुए हैं क्लॉज नंबर बी ऑफ सबसेक्शन 1 आर शोन टू एग्जिट so far as regard non-use of trademark in relation to good to be sold or otherwise traded in a particular place in India or in relation to goods to be exported to a particular market outside India। कुल मिला के ये शो करते हैं कि भाई इस ट्रेडमार्क को लेकर कोई भी
ट्रेडिंग जो है वो नहीं की जा रही है फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड, जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व की गई है। एंड अ पर्सन हैज़ बीन परमिटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 टू रजिस्टर एन आइडेंटिकल और नियर बाय रिजेंबल ट्रेडमार्क इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडिंग टू द यूज इन रिलेशन टू गुड्स अंडर टू बी सोल्ड और अदरवाइज ट्रेडेड इन or in relation to goods to be so exported, or the tribunal is of opinion that he might properly be permitted to register such a trademark on application by that person in prescribed manner to a high court or registrar, the tribunal may impose on registration of the first mentioned trademark such limitation as it think fit for securing that registration shall cease to extend to such use। तो धारा 46 को हमने पढ़ा, अभी कितना भारी कन्फ्यूजन हो गया पढ़ के। अब इसको अपन ईजी पढ़ते हैं, ईजी वे में जाके, कि सबसे पहले बात 5 साल तक किसी ट्रेडमार्क को आप यूज़ नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, उस संबंध में अर्जी फाइल होगी। या ट्रेडमार्क का जो है बोनाफाइड यूज़ नहीं है तो अर्जी फाइल होगी। और कोड रहता है बोनाफाइड यूज़ है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह कंडीशंस को इम्पोज करते हुए, या अगर ऐसा लगता है कि वो यूज़ नहीं हो रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो वहाँ पर उसको रिमूवल के ऑर्डर पे जो है कंसर्न ट्रेडमार्क रजिस्टर द्वारा पारित किए जा सकते हैं। सिंपल हो गया, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। तो सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज भी प्रोवाइड करता है कि अप टू द डेट 1 month बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years और लॉन्गर हैज़ लैप्स्ड ड्यूरिंग विच द ट्रेडमार्क वॉज रजिस्टर्ड एंड ड्यूरिंग विच देयर वॉज नो बोनाफाइड यूज़, कि 5 साल बीत गए, इवन अर्जी फाइल होगी, उसके 1 माह के भीतर भी कोई यूज़ नहीं है, इवन बोनाफाइड यूज़ में नहीं है। तो जिस स्नैरियो में जो ओनस है वो एप्लीकांट पे है जिसके द्वारा एप्लीकेशन लाई जा रही है रेटिफिकेशन के लिए, कोर्ट ने कहा कि ऑफकोर्स ये सफिशिएंट है कि एप्लीकांट हु वाज फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रेटिफिकेशन टू गिव प्रीमा फेशिया एविडेंस, जिसके लिए इसको प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी देनी पड़ेगी कि नॉन यूज ऑफ मार्क ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ 1 month बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेटिफिकेशन। वंस इट इज प्रीमा फेशिया शोन द ओनरशिप ऑन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, अगर उसने एक बार ओनर डिस्चार्ज कर लिया फिर बर्डन शिफ्ट हो जाता है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर पे टू शो द कॉन्ट्रैक्ट, पर इनिशियल बर्डन जो है उस पर। और इसके अलावा कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट शो एब्सोल्यूट नॉन यूज ऑफ ट्रेडमार्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years एंड 1 month प्रायर टू द एप्लीकेशन, की 5 साल जिससे ज़्यादा समय आपको हो चुका है रजिस्टर्ड हुए बट उस ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्लियर है। और अर्जी फाइल हो गई है, इवन उसके 1 महीने के पीरियड में भी जो है आप कोई जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। इस स्नैरियो में जो सेक्शन 46 है पिक्चर में आ रहा है, बट इन द रूटीन मैनर जो है इसको पिक्चर में नहीं लाया जा सकता, सर्कमस्टेंसेस स्पेशल है, तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय सम सपोर्टिंग एविडेंस। इनिशियल बर्डन जो है वो एप्लीकांट पे है, और जैसे वो इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज करता है तो सब्सिक्वेंट बर्डन जो है वो अपोजिट पार्टी पे आता है। तो कोर्ट ने कहा कि जो असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क है उसने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करा और उसका ये मानना था कि देयर वाज नो यूज़ of trademark Kohinoor in respect of rise in class number 30 for 5 years and 1 month prior to date of rectification application। और ये फाइंडिंग जो है प्योरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये अफर्म कर दी सिंगल जज ने एज वेल एज डिविजनल बेंच ने। तो डिविजनल बेंच ने ये फाउंड किया है कि देयर वाज नो एरर इन इंक्लूजन ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट also for selling the rice and later extending the benefit of trademark to the respondent to the whole state of Uttar Pradesh। Cogent reasons have been stated for extending the trademark so far as respondents are concerned in the whole of the state of UP। It is also pointed out that restricting the trademark to few cities would create lot of complication and litigation as to the exact boundary of particular city or district। It also will be impossible for the respondent to ensure that his products are not being sold to retailer outside the 6 cities। So putting geographical restriction was rightly held to be unjust। In our view, reasons stated above cannot be said to be arbitrary and perverse and there is no ground to interfere। तो कोर्ट ने कोई ग्राउंड नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, जिस कारण कोर्ट ने जो है इस अपील को जो है रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर इतनी हमने महाभारत पढ़ ली, पर इसका सार क्या है? इस महाभारत का सार यही है कि अगर आप ट्रेडमार्क होल्ड कर रहे हो तो उसके तहत आप ट्रेडिंग भी जारी रखो, इनवॉइस जनरेट करो। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, इनवॉइस नहीं काटते हो, तो ये अजम्पशन आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हो और लॉन्ग रन में जाकर आपने लगभग 5 साल तक अपना ट्रेड मार्क जो है वो यूज़ नहीं करा है, तो नॉन यूज़ के बेसिस भी इट कुड बी स्ट्रक ऑफ। दूसरी बात है कि इसका ऑपरेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके लिए एविडेंस शो करनी पड़ेगी एप्लीकांट को, अगर वो एविडेंस शो नहीं कर पाता है तो वहाँ पर कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वो एविडेंस रख पाता है तो पूरा मौका मिलेगा आपको रिप्लाई करने का और कॉन्ट्री प्रूव करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सिनेरियो में कोई ज्योग्राफिकल लिमिट कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कंसर्न रजिस्ट्रार जो है वो पारित नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट डिफिकल्टी और वहाँ पर सर्विसेज और गुड की प्रॉपर सप्लाई में भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो काफ़ी अच्छा जजमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब भी हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें ये समस्या देखने को मिलती है और हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें व्यापार कब कब करना है, कब कब नहीं करना है और कितने टाइम तक व्यापार को हम रोकते हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो साथियों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आम जन के लिए
पब्लिक के लिए। तो साथियों ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सोनी अरीना से। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।